ये हम लोग कर चुके थे ना, एनोड रेस, कैथोड रेस, ये सारा चीज। बोलो जल्दी, रिस्पॉन्ड करो। यस सर। तो आज हम लोग ये रदरफोर्ड्स मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पढ़े हो तुम लोग पहले से ही, रदरफोर्ड्स मॉडल। इसमें देखो रदरफोर्ड मॉडल में एक एक्चुअली हम लोग ये पढ़े होगे तुम लोग, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद है? क्लास 9th में ये पढ़े हो, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बताओ आदित्य। यस सर। बताओ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़े हो या नहीं क्लास 9th में? हाँ सर पढ़े हैं। तो उसमें क्या था बताओ। सर उसमें एक अल्ट्रा पार्टिकल और सर गोल्ड का ये गोल्ड का, बोलो आकाश। आकाश याद ही नहीं है, किसी को याद है बताओ, कोई बता सकता है? सर वो रदरफोर्ड अल्फा रेस को एक गोल्ड फॉइल के थ्रू पास किए थे, जिससे कि मैक्सिमम रेस विदाउट डेविएशन पास किया था। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखोगे वो हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। वो बुक में, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास, उसमें देख Yes, लेना। sir. उसमें दिया हुआ कि एक बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल लिया जाता है, ठीक है। गोल्ड का ही सिलेक्शन क्यों किया जाता है? क्योंकि गोल्ड मेटल जो होता है सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, ठीक है। मेलिएबिलिटी गोल्ड का बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ही थिन शीट्स में उसको बीट किया जाता है। तो इसलिए गोल्ड फॉइल का सिलेक्शन किया जाता है ताकि कम से कम नंबर ऑफ एटम्स, और उससे अल्फा रे पास किया गया, गोल्ड फॉइल से अल्फा रेस पास किया जाता है। और अल्फा रेस ये पढ़े होगे कि अल्फा रेस किसको बोलते हैं हम लोग। ये अल्फा रेस का कंपोजिशन जो होता है, हीलियम एटम होता है, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको अल्फा रे बोलते हैं। तो डबली चार्ज हीलियम एटम को हम लोग बोलते हैं अल्फा रेस। तो अल्फा रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है बताओ? अल्फा रेस जो होते हैं, ये नेचर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और जैसे ही उसको गोल्ड फॉइल से पास किया गया, तो बताओ ऑब्जर्वेशन क्या आया था? ऑब्जर्वेशन हम लिख रहे हैं, पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिला था बोलो। सर मैक्सिमम रेस पास्ड विदाउट एनी डेविएशन। हाँ ठीक है। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था कि ये जैसे ही अल्फा रेज उससे पास किया गया गोल्ड फॉइल से, तो मोस्ट ऑफ द रेज जो है, मैक्सिमम 99.9% रेज जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हुए, वो स्ट्रेट लाइन में ही चलते रहे, ठीक है। कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। मतलब अगर मान लो 100% रेज थे तो उसमें 99.9% रेज जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था बताओ? सेकंड ऑब्जर्वेशन, एक रे पास नहीं किया, एक रे पास नहीं किया, मतलब डिफ्लेक्ट कर गया। हाँ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक रे नहीं, कुछ रेज जो है, मान लो अगर हम लोग 1000 अगर एज्यूम करें, तो 1000 में 990 रेज ऐसे थे जो कि अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए स्ट्रेट लाइन में। 4-5 रेस ऐसे थे जो कि न्यूक्लियस से एकदम क्लोज से गुजर रहा था, वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होने लगा, तो उससे दूर जाने लगा। मतलब गोल्ड का जो फॉइल था उससे डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब उससे दूर जा रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर ऑब्वियसली अल्फा रेस के ऊपर हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा रेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जैसे ही वो न्यूक्लियस के करीब से गुजर रहा है, गोल्ड फॉइल के करीब से गुजर रहा है, तो उससे डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उससे दूर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली उस एटम के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट, कौन सा चार्ज होगा बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर वो उससे दूर जा रहा है तो सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो वो दूर जा रहा है ना। अगर नेगेटिव होता तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता। तो इसका यही मतलब हुआ कि ऑब्वियसली उस गोल्ड एटम के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंट है। इसलिए 4-5 रेस ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो भी थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रहा था। और एक या दो रे ऐसा था उसमें
जो कि बिल्कुल 180 डिग्री से वापस आ गया। मतलब जैसे ही ये अगर ऐसे जा रहा था तो बिल्कुल 180 डिग्री, मतलब स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन हुआ, 180 डिग्री से वो वापस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री से जो वापस हो रहा होगा वो रे बिल्कुल क्या हो रहा होगा, एकदम बीचों बीच न्यूक्लियस से पास हो रहा होगा, तभी तो वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ ना। वो एकदम स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन फेस किया, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फेस किया, और वो वापस 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन आया था। मतलब 99.9% रेस जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। 4-5 रेस ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, और 1 या 2 रे उसमें ऐसा था जो कि 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है। अब इसके बेसिस पे रदरफोर्ड का ये जो ऑब्जर्वेशन आया था, इसके बेसिस पे कुछ कुछ कंक्लूजन निकाला गया। कंक्लूजन क्या क्या आया था बताओ? इसके मॉडल का, रदरफोर्ड के मॉडल का एक, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक कंक्लूजन कुछ कुछ निकाला गया। इसके मॉडल का बताया गया कि कैसा इसका मॉडल हो सकता है, एटॉमिक मॉडल। तो बताओ कंक्लूजन क्या आया था इससे? पहला कंक्लूजन ये था कि अगर मोस्ट ऑफ द रेज अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, कि किसी भी एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है इज एम्प्टी। empty। मतलब उसका जो, ठीक है, मतलब 99.9% स्पेस जो है एटम का क्या रहता है, वो खाली रहता है उसके अंदर। दूसरा चीज ये है, सेकंड कंक्लूजन ये आया था कि किसी भी एटम के अंदर क्या होगा, जो 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल उसके सेंटर में क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड होगा। उसी को क्या बोला गया, न्यूक्लियस नेम दिया गया। ठीक है। तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, mass of the atom is concentrated, mass of the atom is concentrated in a very small volume called nucleus। मतलब मोस्ट ऑफ द मास जो होगा वो एटम का बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होगा, और जिसको बोला गया, क्या नेम क्या दिया गया, न्यूक्लियस बोला गया। और क्या कंक्लूजन आया था बताओ? और कोई बता सकता है तीसरा? तीसरा एक मॉडल बोलो, ऋषि, ऋषिराज। हेलो, अनुष्का, आकाश, आकाश, हेलो, यस सर। बताओ इसके बेसिस पे मॉडल कैसा बनाया गया, सर एटॉमिक याद मॉडल नहीं क्या? आ रहा है। याद ही नहीं आ रहा है कुछ भी। देखो इसको जस्ट कंपेयर किया गया किससे, सोलर सिस्टम का मॉडल पता है ना यस सर। कैसा होता है सोलर सिस्टम का मॉडल, बताओ। सोलर सिस्टम में कौन सेंटर में रहता है? सर सन। सन। हाँ, सन सेंटर में रहता है। ठीक है। जैसे मान लो ये सन है, और उसके अराउंड ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करता है? सर अदर प्लैनेट्स। हाँ, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो उसी तरह सेम इसी के एनालोगस जो है एटॉमिक मॉडल कंपेयर किया गया कि जैसे ये एटम होगा, ठीक है, और एटम का मास जो होगा, मोस्ट ऑफ द मास जो होगा एटम का, ये कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर में कंसंट्रेटेड होगा, जिसको न्यूक्लियस बोला जाएगा। ठीक है। और ये सर्कुलर ऑर्बिट ऐसा होगा जिसमें क्या रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया अंदर, ये जो बिल्कुल सेंटर होगा इसको न्यूक्लियस बोला गया। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलेंगे, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ये सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करेगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहेंगे। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में। अब यहाँ पे देखो, अब इससे क्या हो गया कि एटम का एटम जो होता है न्यूट्रल, वो भी एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज होता है क्या? नो सर।
नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा इसके बेसिस पे फ्रेम किया गया, मतलब इससे जो इसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये कंक्लूजन आया था। ठीक है, तो इसमें हम जो है यहाँ देखो, ये जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको कलेक्टिवली जो है बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। कलेक्टिवली क्या नेम दिया जाता है इसको? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? सर न्यूक्लियॉन में तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों आना चाहिए ना? नहीं नहीं, न्यूक्लियॉन्स हम लोग किसको बोलते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसी को न्यूक्लियॉन बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं बताओ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर प्रोटॉन प्रोटॉन और और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। हाँ, तो इन्हीं दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं आता है न्यूक्लियॉन में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर रहता है ना, वो तो सर्कुलर ऑर्बिट में बाहर रिवॉल्व करेगा। न्यूक्लियॉन्स हम लोग जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल ड्रॉ कर लेना तुम लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल में इधर नेम लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये सिंबल टेबल ड्रॉ कर लेना तुम लोग साथ में ही। इधर लिखेंगे हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज। फिर इधर मास, ये केजी में मास लिखेंगे, और नेक्स्ट मास इन एमयू। ठीक है, तो सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताओ? सिंबल क्या होता है? स्मॉल ई से। अब बताओ तो, कोई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? किसी को आइडिया है? 1.6 into 10 to the power minus 19. हाँ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये क्या हो जाएगा? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए यहाँ पे आगे माइनस साइन लगा देते हैं। मैग्नीट्यूड यही रहेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बस नेगेटिवली चार्ज है इसलिए आगे यहाँ पे माइनस साइन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है केजी में? किसी को पता है? 9.1 into 10 to the power 31 kg. हाँ, -31, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज कितना रहेगा? मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे आगे साइन क्या आ जाएगा? प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये भी चार्ज जितना है। प्रोटॉन का जो मास होता है ये कितना होता है बताओ? ये होता है 1.67 इंटू 10 to the 10 power to minus 27. 27 kg। ठीक है, तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? 0, न्यूट्रल होता है ये। मास इसका प्रोटॉन के बराबर ही होता है, 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अब यहाँ एक कॉलम बच गया एएमयू वाला। अब तुम लोग ये वाला रिलेशन पढ़े होगे ना, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। मोल कॉन्सेप्ट में ये वाला रिलेशन बताया गया है, बताओ। एएमयू और Yes, sir. एएमयू और ग्राम के बीच में ये रिलेशन था ना। अब जब यहाँ Na क्या होता है बताओ? Na क्या होता है? 6.02 into 10 to the power 23. हाँ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये जब वैल्यू पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में था। अगर इसी को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये रिलेशन था एएमयू का ग्राम और केजी के साथ। अब देखो, प्रोटॉन का मास तो बिल्कुल उतना ही है जितना 1 AMU होता है ना।
1 mu is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। तो प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, ये 1 mu ही हो गया। उसी तरह न्यूट्रॉन का मास भी mu में 1 mu ही हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करोगे तो ये आता है 0.00054 mu। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मास तो 1 mu, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास देखो ये कितना है, बहुत ही कम है ना। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। चलो Yes, तो sir. प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो 1 है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हम लोग तो 0.000 मतलब 3 डेसिमल तक तो 0 ही है, उसके बाद 54 है। तो इसको हम लोग नियरली क्या लिख सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं क्या? इसके रेस्पेक्ट में तो ये 0 ही होगा ना, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल एज्यूम करते हैं, वो 0 के बराबर ही है। मतलब इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये इतना कम है कि उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है। तो इसलिए एटॉमिक मास में देखे होगे, एटॉमिक मास में मेनली कंट्रीब्यूशन किसका किसका होता है बताओ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है क्या? नो नहीं सर। होता है। तो जो भी एटम का मास होगा ना वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। इससे उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसलिए देखोगे इलेक्ट्रॉन का इधर लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का गेन हो, उससे मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है। इसलिए ये वाला तो फॉर्मूला पढ़े होगे ना, मास नंबर में हम लोग जो मास नंबर कैलकुलेट करते हैं इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही ऐड किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का कहीं नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक मास जो होगा उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल एज्यूम करते हैं। गॉट इट? यस ठीक सर। है, चलो तो ये Yes, नोट कर sir. लिया ना, ये टेबल ड्रॉ कर लो, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, डेटा याद रखना है तुम्हें। हो गया टेबल Yes, sir. ड्रॉ कर लिया हो सब लोग? बताओ। Yes, Yes, sir. कर sir. लिए हैं. तो ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब बताना, ये जो रदरफोर्ड मॉडल था, ये रदरफोर्ड का मॉडल भी क्या हो गया, ये फेल हो गया। रदरफोर्ड मॉडल का फेल हो गया। क्यों फेल हुआ था बता सकते हो? कोई ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड के मॉडल का? क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल, वो डिटेल में पढ़ना है तुम लोगों को। तो बताओ रदरफोर्ड के मॉडल का फेलियर क्या था? सर वो बोला था कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए? नहीं। और कुछ? मतलब वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखो कैसे, एक्चुअली क्या था कि जैसे मान लो ये तुम लोग पढ़े हो ना, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े हो। हम लोग देखो यहाँ पे अभी क्या बात किए थे, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है यह सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है। हेलो, Revolve करता है. हाँ, तो अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड के साथ तो घूम रहा होगा ना, कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा ही। और ये बताना, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में ऑब्वियसली यहाँ पे एक वेलोसिटी टर्म आता है। अब वेलोसिटी तुम लोग बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। Vector. वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। यही होता है ना वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो, जब Yes. इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का ये मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो कुछ भी
स्पीड तो कुछ ना कुछ होगा, वो मैग्नीट्यूड इसका कुछ होगा, लेकिन डायरेक्शन हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं सर्कुलर मोशन में? ये डायरेक्शन जो होता है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं। वहां जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तो इसका डायरेक्शन अभी इधर है। अगर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया तो इसका डायरेक्शन इधर आ गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन यहाँ है। मतलब देखो यहाँ पे अगर स्पीड यूनिफॉर्म भी होगा बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना हर एक इंस्टेंट पे। हो रहा है? बोलो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। होगा यस सर। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी को कौन सा हम लोग टर्म बोलते हैं बताओ? चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है? चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताओ? इसको एक्सेलरेशन। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसी एक्सेलरेशन का यहाँ पे यूज किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तब उसी से ठीक है, तो ये देखो एक्चुअली क्या था, एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल जिसका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो हमेशा एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है मैक्सवेल का थ्योरी यही था, ए चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड, कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट करें हम लोग, रेडिएट्स एनर्जी in the form of electromagnetic radiation। ठीक है, तो ये मैक्सवेल का थ्योरी था। तो अब अगर उसके थ्योरी से हम लोग ये क्या है? एटम है, ये मान लो न्यूक्लियस है और ये पहला वाला शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? चार्ज पार्टिकल है या नहीं है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये हम लोग देख चुके हैं। और ये हम लोग ये भी पता कर चुके हैं कि अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा होगा इसका। तो जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है वैसा ये एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, मतलब एनर्जी इससे बाहर निकलते जा रहा है और एनर्जी इससे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। होगा? मान लो अगर चार्ज पार्टिकल एनर्जी एनर्जी एमिट करने का मतलब क्या हुआ कि वो बाहर निकल रहा है उससे। तो चार्ज अगर एनर्जी अगर बाहर निकल रहा है तो एनर्जी धीरे धीरे उसका कम होते जाएगा या नहीं होगा? बताओ। यस सर। अगर कम होते जाएगा तो इसका क्या होना चाहिए? धीरे, हाँ हाँ, तो धीरे धीरे अगर इसका एनर्जी कम होते जाएगा तो ये क्या करते जाएगा? एनर्जी लूज करते करते एक ऐसा टाइम होना चाहिए, एक टाइम के बाद ये कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लो सर्कुलर, अभी इतना एनर्जी था और एनर्जी अगर ये कम होते गया तो ये क्या होगा? और न्यूक्लियस के क्लोज आते जाएगा और कम होते जाएगा। तो ये धीरे धीरे एक टाइम के बाद ये क्या करना चाहिए? न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एनर्जी अगर कम होते जा रहा है ये न्यूक्लियस के करीब आते जाएगा और करीब आते आते एक सर्टेन टाइम के बाद इसको न्यूक्लियस से क्या कर जाना चाहिए? कोलाइड कर जाना चाहिए। ऐसा स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते ये क्या करता है? न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाता है। तो अगर ये न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाता तो ये एटम स्टेबल होता क्या? बताओ। अगर मान नो लो सर। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाता तो वो एटम स्टेबल हो पाता? नहीं हो पाता। इसका तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर ये ऐसा पॉसिबिलिटी होता तो कोई भी एटम एग्जिस्ट करता क्या नेचर में? अगर ऐसा केस होता, No, sir. स्पाइरल पाथ अगर ऐसा फॉलो होता तो कोई भी एटम एग्जिस्ट करता नेचर में? No, sir. नहीं कर पाता ना एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि रदरफोर्ड जो एक्सप्लेन किया था वो क्या था? वो गलत था, उसका थ्योरी ड्रॉबैक था या नहीं था? था ना? यस सर। मतलब Yes. लोग शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि इट, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इट डज नॉट एक्सप्लेन, किसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बताओ? अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, कि एटम क्यों स्टेबल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग या रदरफोर्ड के थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन किया गया ना, ये कैलकुलेशन आया कि इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10⁻⁻8 सेकंड में किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाना चाहिए। मतलब इतना कम सेकंड, इतना कम टाइम में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता वो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाता है, अगर इसका हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल फॉलो करें तो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, मतलब एटम सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब रदरफोर्ड जो है उसको, रदरफोर्ड जो अपना मॉडल दिया था वो फुल प्रूफ नहीं था, या उसका एक्सप्लेनेशन वो बिल्कुल करेक्ट नहीं था। इसलिए क्यों करेक्ट नहीं था? क्योंकि वो एटम क्यों स्टेबल हो रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ये मैक्सवेल का थ्योरी जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था। ठीक है, इसको ये मैक्सवेल के थ्योरी जब हम लोग यूज कर रहे थे तो उस केस में वो एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए एटम के स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो पढ़ते हैं हम लोग, इसको करेक्ट कौन किया था? कौन किया था करेक्ट बताओ? बोर्स। सर नील ठीक है, बोर। नील्स बोर का नाम ये हम लोग आगे Yes, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नील्स बोर के बारे में ये तुम पूरा चैप्टर जो है उसी के ऊपर बेस्ड है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, वो डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया रदरफोर्ड का फेलियर, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। क्लियर है किसी को? मैं सबको, कोई डाउट है इसमें किसी को? बताओ क्यों फेल हुआ था, लिख लोगे ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो, Yes, sir. लिख लोगे? समझ में आ गया? Yes, sir. चलो ठीक है। क्लियर है? इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो इसमें हम लोग कोई आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो इससे पहले जो है कुछ बेसिक हम लोग को ये जानना चाहिए। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ना, कोई भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो होता है ये डुअल नेचर का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि पहला जो ये नेचर होता है इसका फर्स्ट, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। पार्टिकल समझते हो ना, बहुत ही छोटा छोटा माइन्यूट पार्टिकल्स के फॉर्म में रहेगा। पार्टिकल मतलब इसको हम लोग डिस्क्रीट फॉर्म भी बोल सकते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, पूरा कंटिन्यूअसली मूव नहीं करेगा वो। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब अलग अलग पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा। और दूसरा जो इसका नेचर होता है, सेकंड नेचर, ये वेव नेचर होता है। ये डुअल नेचर इसलिए बोलते हैं हम लोग कि पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी बिहेव करेगा। वेव मतलब ये इस टाइप का है। ठीक है, तो वेव बताना, वेव कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस है? कोई भी वेव अगर मूव करता है तो वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है या डिसकंटिन्यूअसली? सर कंटिन्यूअसली। हेलो, कंटिन्यूअसली। तो इसलिए Continuous. हाँ, तो वेव नेचर को हम लोग बोलते हैं ये कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, और पार्टिकल नेचर को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर। मतलब कुछ कुछ साइंटिस्ट जो है अपना एक्सप्लेनेशन जो है उसको पार्टिकल समझ के एक्सप्लेन किया था, और कुछ कुछ साइंटिस्ट जो अपना थ्योरी इसको वेव मान के दिया था।
क्लियर है? तो दोनों कंसिडर किया जाता है। हम लोग देखेंगे आगे, आगे थ्योरीज पढ़ना है बहुत सारे साइंटिस्ट का। तो कुछ कुछ थ्योरीज जो है वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होगा, और बाकी सारे थ्योरीज जो है उसके वेव नेचर से एक्सप्लेन होगा। जैसे पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कौन कौन सा थ्योरी होगा, जो भी एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन, कि जैसे कोई भी बॉडी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, या फिर लाइट को एमिट कर रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है, वो वाला फेनोमेनन जो है वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। या फिर हम लोग दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। और बाकी बहुत सारे थ्योरीज हैं साइंटिस्ट के, वो वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वो सारा वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है। और पार्टिकल नेचर में एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये सब पढ़ेंगे। तब देखो वेव के बारे में कुछ बेसिक तुम लोग को आइडिया होना चाहिए। जैसे वेव होता है, बताना इसमें वेव के बारे में जनरल डेफिनेशंस, ये हम लोग लिखेंगे वेव के बारे में, ये आइडिया होना चाहिए, तभी इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जैसे वेव होता है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी जनरल वेव ड्रॉ कर रहे हैं, तो वेव ये इस टाइप का होता है। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं। वेव का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इसको क्या बोला जाता है बताओ? ये मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वेव का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, इसको क्या बोला जाता है? इसका एक नेम होता है, पर्टिकुलर नेम, बताओ। हेलो, Yes, sir. क्या बोला जाता है? वेव का टॉप मोस्ट फॉर्म जो होता है, इसको क्या बोला जाता है बताओ? टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट तक जो पहुंचता है, उस पॉइंट का नेम क्या होता है? क्रेस्ट सुने हो? यस सर, क्रेस्ट। हाँ। और सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होता है, उसको क्या बोला जाता है? जल्दी बोलो। ट्रफ। सर ट्रू। ट्रफ ट्रफ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रफ। तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होता है? क्रेस्ट। और सबसे बॉटम जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रफ। यहाँ भी ये वाला पॉइंट जो है ये क्रेस्ट है, दोनों बराबर ही होगा, ये ट्रफ है, ठीक है। चलो, अब वेव कुछ ना कुछ स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो पहला पॉइंट, पहला टर्म है ये वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली देखोगे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, मोस्टली वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करता है। अगर उसका कोई पर्टिकुलर स्पीड नहीं दिया होगा, तो तुम लोग उसको कौन सा स्पीड से कंसिडर करोगे? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से डिनोट करते हैं। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू, बताओ तो? आइडिया है स्पीड ऑफ लाइट? हेलो, लाइट का स्पीड क्या होता है बताओ? ये पढ़ो तुम। वैल्यू बताओ क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट का? आकाश, आकाश, आदित्य, मेरी सर 3 into सर 3 हेलो, into सर 3 into 10 to the थ्री power इंटू 8 meter per second. 10 to the power 8. हाँ 3 इंटू 10 टू द पावर, हाँ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी का मतलब वही हुआ स्पीड। और मोस्टली हम लोग जो होता है ये लाइट के स्पीड से ही move करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो सेम लाइट का स्पीड ही कंसीडर करोगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये तो हो गया वेलोसिटी। दूसरा टर्म होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं बताओ?
वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लैम्डा से। ये ग्रीक सिंबल है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा का ये नोटेशन है। क्लियर है ना? वेवलेंथ देखो, इसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा से। ये ग्रीक सिंबल है। वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हो क्या? कौन से डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं? लो, मिली आदित्य, आवाज आ रहा है क्या? रिस्पॉन्ड करो। सर आवाज Yes, sir. कट करा रही है। कट क्या आ The रहा है? distance between अभी crest and throw. थ्रो नहीं है, वो ट्रफ है। Yes, sir. Tough. डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। समझ में आया? दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों क्या है? दोनों सेम ही डिस्टेंस होगा और दोनों को क्या बोला जाता है? ये वेवलेंथ होता है। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. आवाज आवाज आ रहा है अभी क्लियर सबको? Yes, sir. आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ये वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। अब वेवलेंथ तो देखो एक्चुअली लेंथ ही है ना, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? बोलो जल्दी। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर। मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मीटर में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। देखोगे बहुत छोटा, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो इसलिए हम लोग अदर यूनिट्स इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो ये पढ़े होगे ना, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कितना मीटर होगा? हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? 1 मिलीमीटर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। हेलो, यस सर। Yes, sir. 1 सेंटीमीटर कितना लिख सकते हैं? 10⁻² मीटर। चलो, 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? -6। 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर nm है, नैनोमीटर में कितना आ जाएगा? 9 -9। 10⁻⁹ इसके बाद आता है एक एंगस्ट्रम। ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज होगा। ये क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ए के ऊपर ऐसा छोटा सा सर्किल होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एंगस्ट्रम। ठीक है, ये भी लेंथ का यूनिट है। ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर के बाद आता है एक पिकोमीटर। सॉरी, 1 पिकोमीटर कितना हो जाएगा बोलो? -9 के बाद ये क्या आ जाएगा? 10⁻⁻12। ठीक है, ये पिकोमीटर आ गया। ये ध्यान रखना तुम लोग, ये कन्वर्जन्स यूज करना पड़ेगा। तो ये आता है ना सबको? ये नोट कर लो जल्दी जल्दी। 1 मिलीमीटर 10⁻³ माइक्रो में 10⁻⁻6 नैनो -9 एंगस्ट्रम -10 और पिकोमीटर 10⁻⁻12। ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ। तीसरा होता है एम्पलीट्यूड। बताओ तो, वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हेलो, सर वहाँ 10 नैनोमीटर होगा। नहीं 10 नहीं, 1 है, 1। ठीक है, ये भी 1 है। ठीक है, ये 1 नैनोमीटर है, सारा 1 हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड बताओ कोई, एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? कौन सा डिस्टेंस होता है सर एक एम्पलीट्यूड? क्रेस्ट और एक सर एक क्रेस्ट और एक ट्राउ के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का नहीं, वेव जो होता है ना, ये अपने मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम हाइट तक ये उठ सकता है। ये देखो,
हम लोग वेवलेंथ क्या था, ये लेंथ मेजर कर रहे थे, लेकिन एम्पलीट्यूड हम लोग हाइट या फिर डेप्थ मेजर करेंगे। तो वेव अपने मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, या फिर अपने मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डेप्थ तक जा सकता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है हम लोग वाई एक्सिस में मेजर कर रहे हैं, और ये वेवलेंथ हम लोग एक्स एक्सिस में मेजर कर रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस। हेलो, यस सर। ठीक है। तो Yes, ये sir. ध्यान रखना, वेव अपने मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, या फिर वेव अपने मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डेप्थ तक जा सकता है। ये दोनों डिस्टेंस बराबर ही होगा, ये दोनों हाइट और डेप्थ जो है ये इक्वल ही होंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी लेंथ ही है, तो इसका भी यूनिट जो होगा मीटर में ही रहेगा। एसआई यूनिट जो होगा इसका मीटर में ही रहेगा। ठीक है, और इसमें भी ऐसे कन्वर्जन यूज कर सकते हैं हम लोग। ये तीसरा हो गया। फोर्थ जो होता है ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बताओ तो। देखना, फ्रीक्वेंसी को हम लोग, ये नोटेशन जो होता है, ये न्यू, ये सिंबल जो यूज करते हैं इसको बोला जाता है न्यू। ये भी ग्रीक सिंबल है। ये क्या बोला जाता है इसको, न्यू। ठीक है, सुन रहे हो ना सब लोग? Yes, sir. कौन सा सिंबल है ये बताओ? New. न्यू। फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करो तो कोई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? बोलो, जल्दी बोलो। सर 1 सेकंड में कितना बार वेव्स अप डाउन हो रहा है? हाँ, नंबर ऑफ वेव्स। जैसे मान लो कोई एक पॉइंट हम लोग फिक्स कर देते हैं, इस गिवन पॉइंट से 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे हैं, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगे इन 1 सेकंड, इसी को हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगे। तब यहाँ देखना, ये फ्रीक्वेंसी जो होता है ये नंबर है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है बताओ? एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी का क्या है? हर्ट्स। ये सुने होगे तुम लोग। इसको एच जेड से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल एच जेड होता है। एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी का क्या है? हर्ट्स होता है। फ्रीक्वेंसी में ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जो होता है ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड भी बोलते हैं। टाइम पीरियड मतलब एक वेव बनाने में कितना टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो 1 बाय टाइम पीरियड जो होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑब्वियसली टाइम है तो वो सेकंड में ही मेजर करोगे, तो 1/सेकंड लोगे, तो दूसरा यूनिट जो है ये फ्रीक्वेंसी का सेकंड इनवर्स भी होता है। तो फ्रीक्वेंसी का ये ध्यान रखना, एसआई यूनिट हर्ट्स होता है, और एक और यूनिट है, या फिर इसको सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं। ये दोनों फ्रीक्वेंसी का यूनिट यूज होता है। तो मोस्टली देखोगे सेकंड इनवर्स ही लिखा हुआ रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस, या हर्ट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। एसआई यूनिट हर्ट्स है। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. ठीक है। इसके बाद एक और बेसिक डेफिनेशन जो आता है, बेसिक टर्म आता है वेव नंबर। वेव नंबर, तो वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू, और इसके ऊपर एक लाइन खींच दोगे, न्यू बार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो न्यू और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, इसको न्यू बार बोलते हैं। ये वेव नंबर है। तो वेव नंबर एक्चुअली क्या होता है, ये 1/λ होता है, मतलब 1/वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल वेव नंबर होता है। तो 1/वेवलेंथ या फिर 1/λ, इसको वेव नंबर बोला जाता है। तब देखो 1/वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर होता है। तो इसका 1/मीटर करोगे, ये क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स। तो एसआई यूनिट वेव नंबर का हो जाएगा मीटर इनवर्स।
या फिर मोस्ट कॉमनली जो ये होता है, मोस्ट कॉमन वेव नंबर का देखोगे, ये सेंटीमीटर इनवर्स यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली। एसआई यूनिट तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है इसका सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक सर टर्म्स है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है अभी? हेलो, अभी आ रहा है क्या? Yes, अभी आ रहा है आवाज? yes, sir. चलो ठीक है, तो वेव नंबर एक बार फिर से बता दे रहे। वेव नंबर क्या होता है, इसको न्यू बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यू के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, इसको न्यू बार बोला जाता है। क्लियर है ना? हेलो, रेस्पॉन्ड करते रहना, नहीं तो पता नहीं Yes, चला। sir. तो वेव नंबर Clear है। एक्चुअली, चलो वेव नंबर एक्चुअली क्या है, 1 बाय वेवलेंथ होता है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। ये 1 बाय वेवलेंथ 1 बाय लैम्डा कर दोगे, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, 1 बाय मीटर लिखोगे तो मीटर इनवर्स हो गया, या फिर मोस्ट कॉमन जो हो गया इसका सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखो, ये सारे कुछ बेसिक डेफिनेशन है वेव से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तुम लोग को पता रहना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अभी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। आकाश, हेलो, डाउट है किसी को? Yes, sir. हाँ बोलो। No, sir. नहीं है ना? ऋषि, No, sir. ऋषि Yes, sir. डाउट है? आगे बढ़े? No, sir. Without PM. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो अब यहाँ पे इससे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले देखो एक रिलेशन ध्यान दो। हम लोग यहाँ पे रिलेशन लिख रहे हैं, रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन। आवाज क्लियर आ रहा है सबको? बता दो पहले। यस सर। हाँ ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। किसी को पता है क्या कौन सा रिलेशन होता है? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। बोलो, आइडिया है किसी को? सर F इक्वल टू वी बाय लैम्डा। हाँ ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। C इज इक्वल टू, C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, ये ध्यान रखना। C है स्पीड ऑफ लाइट। C इज इक्वल टू, ये न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना। वही चीज है कि C इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है, यहाँ सबका वैल्यू पता है ना तुमको। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, और लैम्डा क्या है बताओ, लैम्डा किसका नोटेशन है? वेवलेंथ। हेलो, हाँ वेवलेंथ। ये पता होना चाहिए तुम लोग को। ये रिलेशन याद रखना, इसी रिलेशन से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, इसके बाद क्वेश्चंस देते हैं इसके ऊपर, तुम लोग को बनाना है। हो गया क्या? ये रिलेशन नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चन लिख लिया। चलो तो एक क्वेश्चन लिखो तो इसके ऊपर। हाँ हो गया ना, नोट कर लिया इसको। हेलो, हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन लिखा है?
क्वेश्चन दें, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें ध्यान देना। आवाज, हेलो, ठीक है। पहला देखो, कैलकुलेट, फर्स्ट केस में कैलकुलेट करना है वेव नंबर और दूसरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिख रहा है ना क्वेश्चन? ऑफ ए रेडिएशन हैविंग, हेलो, ऋषि, ऋषि, आदित्य, यस सर। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। चलो, ये क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट वेव नंबर कैलकुलेट करना और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। रेडिएशन का वेवलेंथ दिया हुआ है 500 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करो तो इसको। क्लियर है ना क्वेश्चन? जल्दी आंसर बताओ सॉल्व करके। कैलकुलेशन इसमें होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। हेलो, आदित्य, यस सर। सॉल्व होगा या नहीं? हाँ सर, बना रहे थे। ठीक है, बना के बताओ आंसर क्या आएगा। जिसका हो जाएगा बताना आंसर। आदित्य समझ में आया क्या? तो हम एक बार फिर से बता देना। ठीक है, दो लाइन दिया हुआ था, ठीक है, L1 और L2। बोला गया थर्ड लाइन निकालना है L2, और स्पेसिफिक एक बोल दिया गया 1, -10 तक पास करना, ठीक है। एक बार बताओ, जो थर्ड लाइन होगा ये ऐसा होगा, एक ये पॉसिबिलिटी है थर्ड लाइन L1 और L2 के लिए, और क्या पॉसिबिलिटी है ऐसा, हाँ, वर्टिकल वाला। तो देखो, और ये वेरी गुड है, ये जो फोर पॉसिबिलिटी है राइट, ठीक है। तो हम हमारा स्पेसिफिक गोल रखना है कि जो थर्ड साइड है उसको पास कर रहा है 1, ठीक है। तो मान लेते हैं आया किसी का आंसर बताओ। एक माइनस है और एक इससे पास करता है, एक ऐसा बन सकता है, समझ में आएगा? ये ट्रायंगल बनता है सर वेव नंबर आया 58 × 10⁻⁻10। नहीं नहीं नहीं, 12। क्या आया वेव नंबर बताओ। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है? ये 1/λ। 1/λ। तो 1/λ, लैम्डा तुम्हारा कितना है? 5800 × 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। तो ये क्या है? 58 × 10⁻⁸ मीटर लिख सकते हैं।
1/58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो इसी को सॉल्व करना है, बताओ कितना आएगा। तो इसको कैलकुलेट करना, कितना आ रहा है किसी का, कैलकुलेट करके बताओ। सर 3 इंटू 10⁻12/58 आया। इस तरह का साइन है उन सभी का कंसीडर करके ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे ना तुम लोग, ये कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर लिख दे रहे हैं हम। ये आ जाएगा 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये है आंसर पहला। या फिर इसको सेंटीमीटर में हम लोग डिनोट करेंगे तो 1.724 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा, फ्रीक्वेंसी तुम लोग कैलकुलेट करो कितना आएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वो वाले रिलेशन से निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा c/λ आ जाएगा, होगा। तो c होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना है मीटर में, 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। बताओ जल्दी इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है। सर 0.051 के आसपास आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये आ जाएगा आंसर, देखो लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम लोग कर देना। 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ये जो बोल रहे हैं वो ये डायग्राम ठीक है, तो यही बेसिक है, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा ये, बस ये फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान रखना है और बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, हेलो, यस सर। चलो बना लोगे ना, बस उसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। अब देखो इसमें हम नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। ये पॉइंट्स लिख लो, इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, हेडिंग डाल लो हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है। यस सर, आ रहा है। चलो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का आज सिर्फ हम लोग पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो लिख लो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होता क्या है, इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स होते हैं। तो आया समझ में क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ लिख लेना, लिख लो प्लैंक्स देखो ये क्या है, क्वांटम थ्योरी explains emission and ठीक है absorption of radiation। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है ये किसी भी बॉडी से एनर्जी एमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है उसको एक्सप्लेन करता है, आइदर एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके कुछ कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं।
ठीक है, मेन पॉइंट्स जो होता है ये पोस्टुलेट्स बोलते हैं इसको। तो पहला पॉइंट ये है कि मैटर रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको साथ साथ लिखते जाओ। मैटर रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज discontinuously in the form of small packets or bundles। ठीक है, तो मैटर जो होता है ये एनर्जी एमिट करता है या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है डिस्क्रीट क्वांटिटीज में। अब डिस्क्रीट का बताया था, डिस्क्रीट मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में करता है। तो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, या फिर उसी को बोलते हैं स्मॉल पैकेट या फिर स्मॉल बंडल्स के फॉर्म में करता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस एमिशन नहीं होता है या कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, द स्मॉलेस्ट बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी is known as क्वांटम। और वही जो सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट या फिर बंडल होता है उसको बोला जाता है क्वांटम। ठीक है, ये ध्यान रखना, उसको टर्म क्या बोला जाता है? क्वांटम। और इन केस ऑफ लाइट क्वांटम को बोला जाता है फोटॉन। लाइट के केस में यही क्वांटम क्या कहलाएगा? फोटॉन कहलाएगा। ये सेकंड पॉइंट है, ये ध्यान रखना। लाइट के अलावा कोई भी और रेडिएशन होगा तो क्वांटम बोलेंगे, लेकिन लाइट होगा तो फोटॉन बोलेंगे। तीसरा होता है कि द एनर्जी ऑफ द क्वांटम एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड is directly proportional। लिख रहे हो ना तुम लोग? यस सर लिख रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक क्वांटम का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, और वो एनर्जी क्वांटम इधर एब्जॉर्ब हो रहा होगा या एमिट हो रहा होगा। ठीक है, वो एनर्जी जो होता है जिसको ई से डिनोट करते हैं, तो एनर्जी ऑफ क्वांटम जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखते हैं तो न्यू ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन। अब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं एच, और ये एच न्यू हो जाता है। और ये एच जो होता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि ये प्लैंक्स ही दिया था। ठीक है, उसी के नेम पे है ये कांस्टेंट, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है बताओ? इसका वैल्यू जो होता है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये याद रखना है तुम लोगों को। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये याद रखना है। तो फॉर्मूला आ गया हमारा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू हो गया, और हमको एक रिलेशन पता था C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग न्यू क्या लिख सकते हैं? C बाय लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा वहाँ पुट करोगे तो एनर्जी क्या आ जाएगा? H इंटू न्यू के जगह पे C बाय लैम्डा पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया? एनर्जी इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। ठीक है, यहाँ E हो गया एनर्जी, H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा हो गया वेवलेंथ। ये दो रिलेशन ध्यान रखना, अदर एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू या फिर एनर्जी इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
थर्ड पॉइंट लिख लियो इतना। Yes, sir. चलो फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग कि बॉडी कैन रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ ए क्वांटम। ये ध्यान रखना, कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट अगर होगा तो वो एक एनर्जी, एक क्वांटम का जो एनर्जी होगा उसके होल नंबर में ही होगा, और वो वैल्यू कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता। मतलब एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू एच सी बाई लेमडा हम लोग बोल सकते हैं। और ये n जो होगा कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ये हमेशा होल नंबर होगा, या 1 2 3 4 ये होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एनर्जी इज इक्वल टू ये एच सी बाई लेमडा एक फोटोन का एनर्जी, अगर मान लो 2 फोटोन का एनर्जी वो हमेशा n का वैल्यू 2 होगा। ऐसा नहीं हम लोग बोलेंगे कि 1.5 फोटोन का एनर्जी या फिर 2.5, वो फ्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकता है, हमेशा होल नंबर में ही रहेगा। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सो एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड एस, अगर n का वैल्यू 1 हो गया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी जो होगा एब्जॉर्ब या एमिटेड, ये सिर्फ अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो h न्यू हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया तो 2h न्यू हो गया, n का वैल्यू 3 है तो 3h न्यू, 4 हो गया तो 4h न्यू। इसी फॉर्म में होगा, हमेशा होल नंबर में रहेगा, एटसेट्रा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 1.5h न्यू या फिर 2.5h न्यू। ठीक है, ये डेसिमल में कभी भी नहीं हो सकता है, तो ये ध्यान रखना, हमेशा ये होल नंबर के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब या रेडिएट होगा, डेसिमल में कभी भी नहीं होगा। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इससे रिलेटेड। वही हेलो Yes, sir. हेलो, नोट कर लिया सारे पॉइंट Yes, sir. कर लिया। चारों? Yes, sir. चारों पॉइंट हो गया लिखा हुआ। चलो ये ध्यान रखना, एक फॉर्मूला हमेशा ये एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। एच का वैल्यू क्या होता है बताओ जल्दी से, एच का वैल्यू कितना होता है? 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second. हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना बस। तो इससे न्यूमेरिकल जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो, Yes. इसका जो न्यूमेरिकल होगा हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो आज कोई डाउट नहीं है ना किसी को? लिख लियो ना, sir. सारे पॉइंट लिख लियो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। Yes, sir. चलो फिर आज का क्लास एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको चलो तो एंड कर दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल आएंगे। Thank you, sir. ठीक है, थैंक यू।